यहां पर है μ1 दैट इज 2 और μ2 √3 या 3, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। यदि ये नॉर्मल कह देते हैं इसे, आपको बताना है कि यदि कोई रेज ऐसे जा रही होगी, क्या लगता है कि ये सीधे चली जाएगी या रेड लाइन नॉर्मल के नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? तो जिधर म्यू ज्यादा होता है उधर वाला एंगल के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कम। ये थीटा कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सॉल्व करते वक्त कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? बाय स्नेल्स लॉ। μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2। 2 into sin 30 इक्वल्स टू 3 into sin थीटा। यहां से चेक करिए, 2 into 1/2 3 into sin थीटा। 1 इक्वल्स टू 3 into sin थीटा। 1/3 इक्वल्स टू sin थीटा। थीटा को कभी कभी इनवर्स के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/3। तो आपको ये आंसर पता चल गया। सर आपने I1 I2 किसे कहा है? नॉर्मल से बनने वाला एक तरफ यदि आप I1 कह देते हैं तो दूसरी तरफ जो होगा उसे I2 कह लो। सर वो तो किताबों में I और R लिखा रहता है। उस कंफ्यूजन से बचने बचने के लिए मैंने μ1 के पास I1 लिख दिया, μ2 की तरफ I2 लिख दिया। एक एग्जाम्पल फिर से देखिए। यहाँ μ1 है √2 और μ2 है 1। यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है। दूसरी तरफ जो होगा ये I2 कितना होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। I1 ये दे दिया। तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? बाय स्नेल्स लॉ। μ1 जिधर आप एंगल ले रहे हैं मटेरियल में उस तरफ का एंगल sin I1, दूसरी तरफ μ2 sin I2।
μ1 क्वेश्चन में दिया है √2, बहुत बढ़िया मनीषा। μ1 √2 sin 30 1 into sin I2, √2 into 1/2 sin I2, 1/√2 sin I2, sin 45 sin I2 implies that I2 equals to 45 degree. कॉपी पे डायग्राम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। किन्हीं को फिर से समझना है तो हैंड राइज करें या पूछें। सर समझ आ गया। पेज चेंज करूं? सर प्लीज 2 मिनट रुक जाए। हाँ रुक गया। सर हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ चेक करिए, μ1 ये 2 है और μ2 ये 1 है। ये μ1 मैं चेंज करता हूँ, √3 है। यहाँ आपको 30 डिग्री दिखाया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सॉल्व करते वक्त जहां एंगल है उस तरफ का म्यू लेते हैं, μ1 इंटू साइन 30 और μ2 इंटू साइन r। μ1 है √3 और साइन 30 होता है 1/2 और μ2 है 1 साइन r। अच्छा याद करो, ये √3/2 जब साइन r आ गया तो √3/2 किसी एंगल का तो वैल्यू होता था, साइन 60 डिग्री। √3/2 जब साइन r है, साइन 60 डिग्री साइन r लिख सकते हो क्योंकि √3/2 साइन 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री r के बराबर हो गया, तो आंसर है आपका 60 डिग्री।
सॉल्व करते वक्त कौन सा नियम याद आया? बाय स्नेल्स लॉ। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहां पर इस एग्जांपल में आपको रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन μ1 एंड μ2। पहला डायग्राम है आपके सामने। दूसरा डायग्राम है सामने। तीसरा डायग्राम है सामने। इन तीनों में सोचिए और बताइए। पहले वाले के लिए सोचिए कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम कौन सा है। तो सॉल्व करते वक्त कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम rarer to denser, its angle with normal will decreases. Moves denser to rarer, then its angle with normal will increase it. Oblique incident ray do not change its path, then μ1 equals to μ2. तो अब इन तीन आइडिया को सोच के देखो।
तो पहले वाले केस में हमने क्या देखा, नॉर्मल से बनने वाला इधर I1 और इधर I2। तो हम क्या देख रहे हैं, I1 और I2 में स्नेल्स लॉ यदि अप्लाई करते हैं तो म्यू, जैसे देखते हैं ना, म्यू1 साइन I1 इक्वल्स टू म्यू2 साइन I2, बेसिक रूल। सिंस I1 greater than I2 implies sin I1 greater than sin I2 implies mu1 less than mu2। या तो पूरे मैथमेटिक्स में जाओ या वैसे ही बोल दो कि चूंकि नॉर्मल के नजदीक आ गई रेस, तो नॉर्मल के नजदीक आने का मतलब क्या होता है कि वहां डेंसर मीडियम, मतलब चित्र देख के तुरंत से बोला जा सकता है mu1 लेस mu2 हाई। आप दूसरे वाले में गौर करिए, दूसरे वाले में जब आप आते हैं तो दूसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, I1 और I2, जब जब म्यू1 वाले मीडियम में एंगल नॉर्मल से I1 देख रहे हैं, म्यू2 वाले में I2, तो जैसे ही हम गए तो वो नॉर्मल से दूर हट रहा है, तो I बड़ा हो गया, साइन I बड़ा हो गया, तो म्यू कम हो गया होगा, म्यू1 बड़ा होगा और म्यू2 छोटा होगा। और ये जो लास्ट वाला दिख रहा है इसमें डेविएशन हुआ ही नहीं, तो निश्चित म्यू1 म्यू2 एक जैसा होगा, इसीलिए डेविएशन नहीं हो रहा। तो पहले तो नोट कर लें कॉपी पे, और उसके बाद फिर हाथ उठाएंगे कि समझ में आ गया है। तो बहुत बढ़िया मनीष सर, बहुत बढ़िया खुशी, अरे वाह कार्तिक, बहुत बढ़िया शिवांशी तन्मय, बहुत बढ़िया अर्पिता, बहुत बढ़िया हिमांश, नीलेश, क्या मैं एक बार और समझाऊं? नीलेश, मैं समझाऊं एक बार और? चलिए इसकी फिर से प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये है मीडियम 1 और यहाँ है मीडियम 2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और दूसरी तरफ का म्यू2। हमने देखे ये रेस ऐसे आ रही थी, और ऐसे मुड़ गई, इसे नाम दिया है नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है रेज के बीच, यहाँ I1 और दूसरी तरफ वाला I2 मैंने कह दिया। क्या लगता है आपको, ये जो एंगल हमने देखा दूसरी तरफ I2, यहाँ रिलेशन हम चाहते हैं बताना म्यू1 एंड म्यू2 के लिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू2, फाइंड रिलेशन
बिटवीन म्यू1 एंड म्यू2। डायग्राम बना ले, नोट कर ले। या तो बहुत डिटेल सोचेंगे या बहुत कम सोचेंगे। यदि हम डिटेल सोचेंगे, बहुत बढ़िया मन, बाय स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin I1 इक्वल्स टू म्यू2 sin I2। बट फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से हमें दिख रहा है I1 is less than I2 implies that sin I1 is less than sin I2। 90 डिग्री तक तो यही कहानी है। जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है, साइन का वैल्यू बड़ा होता जाता है। तो आपको इन दोनों लाइनों को देख के क्या याद आ गया कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट सेम है। यदि साइन I1 छोटा है साइन I2 से, तो इससे क्या पता चल जाएगा, म्यू1 को बड़ा होना पड़ेगा म्यू2 से, तभी इन म्यू1 sin I1 और म्यू2 sin I2 मिलकर बराबर हो सकते हैं। ये तो हुआ मैथमेटिकल। यदि वैसे देखें, since light ray moves away from its transition from, कहां से, from normal during its transition from medium mu1 to medium having refractive index mu2 implies that it moves from denser to rarer, denser to rarer, implies that mu1 is greater than mu2। दूसरा कहानी ऐसे सोचा जाएगा, मेथड 2। या तो मैथमेटिक्स में जाइए, या एक बार दिमाग में सेट कर दीजिए कि नॉर्मल से दूर हटेगा तो रेरर मीडियम में गया है, नॉर्मल के नजदीक आता दिख रहा है तो वो डेंसर मीडियम की तरफ गया है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर नॉर्मल से दूर हटा, मतलब वो रेरर मीडियम रहा होगा, म्यू कम हो गया होगा, तो म्यू1 से म्यू2 कम है। Since light ray moves away from normal during its transition from medium mu1 to medium mu2, hence, yeah, implies that, hence it moves from denser to rarer, implies that mu1 is greater than mu2। ये मैथमेटिकल रास्ता और ऐसे लैंग्वेज में जो हम सोचेंगे, क्या लगता है दोनों आप समझ गए? हैंड राइज करें प्लीज यदि समझ गए तो। बहुत बढ़िया, शिवांशी, कार्तिक, हिमांक, मनीषा, आरव, खुशी, अर्पिता, तन्मय। नीलेश, क्या अलग से मैं आपको समझाऊं? आप पूछेंगे तब तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर ये स्नेल्स लॉ क्या है? तो मैं कहूंगा कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसके दो लॉ है, उसमें जो दूसरा लॉ है, नॉर्मल से बनने वाला इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, यदि आई और आर कहते हैं या I1 और I2 कहते हैं, तो म्यू1 sin I1 इक्वल्स टू म्यू2 sin I2 होता है। ये लॉ स्नेल्स लॉ कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई का प्रोडक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टेड मीडियम का और उस मीडियम का जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का,
कोसाइन आर का प्रोडक्ट बराबर। यहां है एक क्वेश्चन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 3/2, देन फाइंड म्यू वाटर ग्लास और, या इसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं यही बताने को कहा गया, पहला, एंड दूसरा म्यू यहां चेक करिएगा आप कि आखिर इन दोनों में क्या कोई अंतर है। पहले हम ग्लास वाटर लिखें फिर ग्लास, या पहले ग्लास लिखें फिर वाटर, इनके वैल्यू क्या होंगे दोनों के, ये बताएं। इस क्वेश्चन के पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively, then find refractive index of glass with respect to water and water with respect to glass। इसको लैंग्वेज में या तो ऐसे लिख सकते हैं जो रेड कलर में लिखा है, नहीं तो ब्लू कलर में जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व करते वक्त आपको याद क्या आना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको लिखने का तरीका होता है ग्लास का जी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वाटर, डब्ल्यू या वाटर ही कह दे सकते हैं, और ये लिखते थे म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर, म्यू ग्लास दैट इज 3/2 अपॉन 4/3, फ्रैक्शन का डिवीजन आता होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं, ये आ गया 9/8। नोट करिए। और ये दूसरा वाला जो है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, और इसको लिखते हैं म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास, 4/3 अपॉन 3/2, 8/9। दोनों में से कोई एक समझ में आया, या दोनों को मैं फिर से 2 बार 3 बार लिख रहा हूं, ये धीरे धीरे सेट होगा आपके दिमाग में। ये तरीका है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का।
क्या मैं पेज चेंज करूं? यस यस सर। यहाँ आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाता है एग्जाम्पल में, इफ म्यू ए इक्वल्स टू 6 and mu b equals to 3, then write mu ab and mu b a. तो सॉल्व करते वक्त तुरंत आप ये अब सोच सकते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे? म्यू बी राइट साइड वाला पहले लिखिए, पढ़िए, और ए वाला बाद में पढ़िए। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू को कहते हैं, ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिफ्रैक्टिव, बहुत बढ़िया ईमान, इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा? राइट साइड वाला ऊपर, म्यू बी बाय म्यू ए। तो म्यू बी बाय म्यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, म्यू बी बाय म्यू ए, that is 3 by 6, that is 1 by 2। और यदि आपसे कहा जाता है म्यू राइट साइड वाला ए और लेफ्ट साइड वाला बी, मतलब इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और मैथमेटिकली म्यू ए बाय म्यू बी। सॉल्व करेंगे, म्यू बी बाय म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए दैट इज 6 बाय म्यू बी 3, ये हो जाएगा 2। जिन लोगों का ये आया है हैंड राइज कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया। नोट कर ले। आप एक एग्जांपल देखिए, इफ refractive index of A with respect to B is 6, refractive index of B with respect to C is 2, then find refractive index of A with respect to C। तो जब ये हमारे सामने सॉल्व करने के लिए आया, तो हम जानते हैं पहला रिलेशन क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो राइट साइड में ए लिखा म्यू के, विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो बी को लिखा लेफ्ट साइड में, और ये है 6 जिसको हम कहते हैं म्यू ए बाय म्यू बी।
दूसरा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसे आप कहते, ये दिया गया 2, इसे क्या कहते हैं आप, म्यू सी बाई म्यू बी। सॉरी, दूसरा वाला कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। विथ रेस्पेक्ट टू सी उसको लेफ्ट साइड में रखा, ये 2 दिया गया है और इसे लिखेंगे म्यू बी बाय म्यू सी। तो अब गौर करिए, यदि हमसे पूछा क्या गया है, एंड फाइंड सिंस म्यू, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी मीन्स म्यू ए बाय म्यू सी हम ढूंढना चाहते हैं। तो म्यू ए बाय म्यू सी कैसे पता चलेगा हमें, ऊपर वाले दोनों को देखिए, तो सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि म्यू ए बाय म्यू सी आपको चाहिए, तो म्यू ए बाय म्यू बी और इसको मल्टीप्लाई कर लो म्यू बी बाय म्यू सी से। ये है 6 और ये है 2, और यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, और ये कितना आ गया 12। आराम से देखिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, जल्दबाजी ना करिए। क्या इसको मैं फिर एक्सप्लेन करूं या ओके है, आगे बढ़े? सर ओके है। ये ट्राई करिए। तो सॉल्व करते वक्त सीधा सीधा देखिए, 4 क्या है, ए विथ रेस्पेक्ट टू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मीन्स म्यू ए बाय म्यू बी। बहुत बढ़िया मान इसका, म्यू ए बाय म्यू बी। और दूसरा 2 क्या है, चेक करते हैं, ये बी का सी के रेस्पेक्ट में, म्यू बी बाय म्यू सी। तो यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 4 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू ए बाय म्यू बी इंटू म्यू बी बाय म्यू सी, ये आ गया म्यू ए बाय म्यू सी। तो ये हमारे पास आ गया 8 इक्वल्स टू म्यू ए बाय म्यू सी। इसको क्या लिखते हैं,
ए का विथ रिस्पेक्ट टू सी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? म्यू ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। राइट साइड में सी है, लेफ्ट साइड में ए, का मतलब म्यू सी बाई म्यू ए चाहिए हमें। म्यू सी बाई म्यू ए कितना हो जाएगा? तो 1/म्यू ए बाई म्यू सी हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यही है आंसर। तो सर इसका मतलब तो मुझे लगता है ये हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो आपने सही सोचा, ये कंसेप्ट सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो भी होगा वो 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के बराबर। if speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and in a medium is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then find absolute refractive index of the medium। तो सॉल्व करते वक्त बाय डेफिनेशन absolute refractive index of medium equals to speed of light in vacuum upon speed of light in medium, 3 into 10 to the power 8, 2 into 10 to the power 8, 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का चाहिए, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको यदि हम मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा ना, वो नंबर बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। ये डिफिनीशन ही कह लें इसे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप कहते हैं, या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम equals to mu equals to speed of light in vacuum upon speed of light in medium।
इसी के क्वेश्चन पूछने का एक और अंदाज आप देख सकते हैं ना, यदि ये लाइट रे को आते आपने देखा तो वैक्यूम और एयर लगभग एक ही जैसा है, वहां स्पीड है c। ये कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा पहले। और ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। तो बताइए, जब नॉर्मल के नजदीक आप आता देख रहे हैं रे, इसका मतलब ये तो डेंसर मीडियम में आया है, और वह वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बाकी कोई भी मीडियम डेंसर ही है। तो स्पीड क्या हो जाता होगा, सी डैश, स्पीड ऑफ लाइट। सी को हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और सी डैश है मीडियम में स्पीड, वो सी से ज्यादा होता है या कम। तो मीडियम में जाने पे, डेंसर मीडियम में जाने पे वेव को चलने में दिक्कत आती है, स्पीड कम। तो स्पीड कम तो सी को किससे डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू से। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या था आपके पास, बाय डेफिनेशन म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन सी डैश कहते थे। तो इसी से आ गया सी डैश इक्वल्स टू सी बाय म्यू। सर देखो, ये उल्टी पुल्टी बातें मेरे समझ में नहीं आती। तो एक काम करो, एक एग्जांपल में ट्राई करो। यहां पर है ये म्यू है 2 और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहां सॉल्व करते हुए आप क्या लिखने वाले हैं, सी डैश इक्वल्स टू सी बाय म्यू, 3 × 10⁸ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। मीडियम में जैसे ही गया तो डेंसर मीडियम में जाने पे स्पीड क्या होता होगा, कम। तो कम करना है तो डिवाइड कर दो म्यू से, बढ़ाना होता तो मल्टीप्लाई कर देते म्यू से। पेज चेंज करो। यस सर। यदि हमसे कहा गया, यहां है वाटर, म्यू है इसका 4/3, ये लाइट रे एक आ रही थी ऐसे और ये ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, एयर से कम या ज्यादा। तो सॉल्व कर रहे हैं तो सी डैश हो जाएगा सी बाय म्यू, 3 × 10⁸ अपॉन 4/3, 9/4 × 10⁸। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ये होता है म्यू। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये क्या हो जाएगा? स्पीड इन वैक्यूम अपॉन म्यू, या सी डैश इक्वल्स टू सी बाई म्यू। आप कंसेप्ट को ध्यान से, ये डिफिनीशन है, इसी को यूज कर रहे हैं, तो ये सी डैश आता है सी बाई म्यू। स्पीड ऑफ लाइट देके हमसे कभी कभी ये पूछ लेता है। अच्छा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो हमें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे कर देता हूं। मीडियम ए, मीडियम बी, यहां पर है सीधे, यदि मीडियम के सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी रेस तो मुड़ती नहीं है। मीडियम ए में स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताओ तो कौन सा मीडियम है डेंसर? फाइंड which medium is denser Sir, medium B. and also find refractive index of A with respect to B. And refractive index of B with respect to A. तो ध्यान से देखिए, इन denser medium speed will decreases, hence medium B is denser than A, hence refractive index of B with respect to A is greater than 1, implies that refractive index of B with respect to A, ये हो जाएगा 2 × 10⁸ upon 1 × 10⁸, that is 2. Hence, refractive index of A with respect to B 1/2. सबके आंसर आ गए। सर आपने ये कैसे किया कि 2 × 10⁸ को 1 × 10⁸ से डिवाइड किया? भाई स्पीड का ही तो डिवीजन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव देखते वक्त। किसको किससे डिवाइड करूं, इसके लिए ये सोचो आप किसका लिखना चाहते हो। यदि डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो, जैसे ग्लास का लिखेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। यदि वाटर का लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो वाटर तो रेयरर मीडियम हो गया, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आ जाएगा। सर ये अभी अभी चाइनीज भाषा में क्या समझाया आपने? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में
1 से बड़ा होगा। जैसे ग्लास और वाटर में कौन सा डेंसर मीडियम है लाइट के लिए? आंखों से देख के किसको आप डेंसर कहते हो? ग्लास को या वाटर को? ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 1 से बड़ा आएगा, लेकिन यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 से छोटा आएगा। अब ये बड़ा छोटा जब आपके समझ में आ गया तो याद करिए कि जब हम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1 से बड़ा आना चाहिए या छोटा? बहुत को तो अभी तक यही नहीं पता चला होगा बी डेंसर मीडियम है या रेरर है ए के रेस्पेक्ट में। स्पीड कहाँ ज्यादा है, ए में या बी में? लाइट की स्पीड कहाँ ज्यादा है? ए में तो ए रेरर हो गया, बी में कम है, बी डेंसर हो गया। तो जब हम डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1 से बड़ा आना चाहिए वैल्यू, और यदि रेरर का लिखेंगे डेंसर के रिस्पेक्ट में तो 1 से छोटा आना चाहिए। सर देखो, ऐसे फालतू बातें मत बताओ, मैं जो जानता हूं पूरा डिटेल वो अप्लाई करके बताओ। ध्यान से देखो, आप क्या जानते हैं? यदि कोई कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, बी राइट साइड में रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए लेफ्ट साइड में रखा है, तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते थे याद करो, सी जो वैक्यूम में होता अपॉन सी बी, सी अपॉन सी ए। देखिए, यदि गलती से ये भी आपके समझ में आ जाए तो बड़ा काम हो गया अपना, क्योंकि आप तो लंबा मेथड चाहते हो जो डिफिनीशन थोड़ा थोड़ा आपको याद है। तो अलजेब्रा भी आपको पता होना चाहिए, सी बाई सी बी इंटू सी ए बाई सी, सी ए बाई सी बी आ गया। यहाँ चेक कर लें एक बार, बी कैसे लिखा करते थे, सी अपॉन सी बी, और ये सी ए कितना 2 इंटू 10⁸, सी बी कितना 1 इंटू 10⁸, 10⁸, दैट इज 2। तो ये लंबा है, इतना मत करो। आपको पता है कि जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे होते हैं एक मीडियम का दूसरे मीडियम में, तो उन्हीं में जो लाइट का स्पीड है उन्हीं का वो रेशियो होगा। अब किसको किससे डिवाइड करें, तो अभी अभी ताजा ताजा हमने देखा है म्यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, म्यू बी बाई म्यू ए वो सी ए बाई सी बी के बराबर आया। तो या तो पूरा डेरिवेशन में जाओ या क्या करो, एक से छोटा एक से बड़े से काम चलाओ। ये पेज नोट कर लो, मैं एक बार शॉर्टकट में एक दो एग्जांपल में ये और अप्लाई करना सिखा देता हूँ आपको। Find refractive index of P with respect to Q, और find mu P राइट साइड में with respect to Q लेफ्ट साइड में। एग्जाम्पल देख लीजिए, और इसका सीधे रिजल्ट लिखने की सोच रहा हूं मैं, सीधे बिना किसी लफड़े में जाके, P with respect to Q। अब देखो स्पीड कहाँ ज्यादा है, P में या Q में? P में स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर।
और मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, डेंसर का या रेयर का? किसका लिख रहा हूं? अरे पी वाला क्या है यार, राइट साइड वाले का ही तो लिखता हूं, पी का। रेयर का या डेंसर का? पी वाला कौन सा है? रेयर। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? डेंसर। इसका मतलब ये एक से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? देखो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो ज्यादा आएगा रेयर के रेस्पेक्ट में, और रेयर का लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का रेस्पेक्ट में, छोटा आएगा। यार तुम लोगों को कैसे समझाऊं, एक से बड़ा माने 1 2 3 4, ये 2 3 4 है एक से बड़ा, और 1/2 1/3 1/4 ये एक से छोटा है। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि रेयर कौन है, डेंसर कौन है। तो जहां स्पीड कम है दैट इज डेंसर। आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वो लैंग्वेज में लिखा है, या तो वो पढ़ के समझो, या ये याद रखो कि जो बाद में रहता है पी का और ये क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, ये म्यू पी क्यू क्या कहता है, पी का राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड वाले के रेस्पेक्ट में, ये पहले सेट करो दिमाग में। और यहाँ पी कैसा मीडियम है, रेयरर। रेयरर का डेंसर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो एक से छोटा आएगा। तो एक से छोटा कैसा एडजस्टमेंट करेंगे, तो 1.4 इंटू 10⁸ को डिवाइड कर दो 2.8 इंटू 10⁸ से, तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2, 1/2 हो जाएगा ये म्यू पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, और म्यू क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी आ जाएगा 2। ये जिनके समझ में आ गया हो संयोग से वो हैंड राइज कर दो प्लीज। बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।